तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे परागण और निषेचन के बारे में। किसके बारे में? परागण और निषेचन के बारे में समझेंगे पूरा डिटेल से। पिछले वाले वीडियो में हम पुष्प के हर एक भाग के बारे में पूरा हम डीप से पूरा हम डिटेल से बता दिए हैं। पुष्प वाला अगर आप वीडियो नहीं देखें, फूल वाला पिछला वाला वीडियो नहीं देखें, तो जा करके पहले पुष्प वाला वीडियो देखिए, उसके बाद से इसको देखेंगे, इस वीडियो को, तब आपको पूरा डिटेल से समझ में आएगा, तब आपका एक एक पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम क्या समझे परागण। तो परागण होता क्या है? पिछले वाले हम वीडियो में बताए थे कि जो फूल का डंडी होता है, नीचे वाला डंडी, हम उसको क्या बोलते हैं? वृंद पेशियोल बोलते हैं। फूल जिस पर बैठा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ये वाला पार्ट क्या है? पुष्पासन है। देखिए यहाँ से लेकर के ये वाला जो आपका पार्ट पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसको हम फीमेल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये पतला सा, इसको हम क्या बोलते हैं? मेल पार्ट होता है। क्या होता है? मेल पार्ट होता है। ठीक है हम पिछले वाले वीडियो में हम पूरा डिटेल से बताए हैं, वहां जाकर के समझिए। ठीक है, देखिए ये जो गोल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, गोल वाला, इसको हम बोलते हैं परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोश। इसी परागकोश के अंदर दाना दाना जैसन से भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं परागकण बोलते हैं। तो परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकण। अब आप बताइए कि इस परागकण, जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं? परागण। देखिए सबसे ऊपरी वाले पार्ट को, यानी फीमेल का सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ये इस वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। सबसे कगार वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र तक परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। देखिए तो ये क्या है? आपका परागकोश है। परागकोश में क्या होता है? परागकण। तो जब परागकण जब वर्तिकाग्र तक जब पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र तक, तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए आखिर इस परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाएगा कौन? ये भी तो एक सवाल है। परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाएगा कौन? देखिए तो परागकण कैसे पहुंचते हैं? देखिए एक तो कीटों द्वारा। किसके द्वारा? कीट। आप देखे होंगे फूल वगैरह पे, आप देखे होंगे तो मधुमक्खी बैठी रहती है। मधुमक्खी या चारों तरफ मधुमक्खी ऐसे उड़ती रहती है, फूल के चारों तरफ ऐसे उड़ती रहती है। चिड़िया भी, छोटे छोटे चिड़िया भी फूल के चारों तरफ उड़ते रहते हैं। ठीक ना? जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के पैर में छोटे छोटे एकदम रोम होता है, बाल होता है। ठीक ना? जब पराग कोष पर जब बैठती है ना, तो जो पराग कण होता है उसके पैर में चिपक जाता है। उसके पैर में क्या होता है? फंस जाता है, चिपक जाता है। वही जब मधुमक्खी पराग कोष पे से उड़ करके कहाँ बैठती है? वर्तिकाग्र पर। तो जो पराग कण होते हैं कहाँ चले जाते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। ठीक ना? तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागण। कि अब केवल मधुमक्खी द्वारा ही परागण नहीं होता है। देखिए आपका कीटों द्वारा भी होता है, कीट द्वारा भी होता है, पक्षियों द्वारा भी होता है, हवाओं द्वारा भी होता है, यानी हवा से भी हो जाता है, जल द्वारा भी होता है, और जंतुओं द्वारा भी हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा फूलों में परागण किसके द्वारा होता है? तो भंवरे कीटों के द्वारा होता है। आप देखेंगे फूल के चारों तरफ मधुमक्खी रहती है, चिड़िया पाया जाता है, चिड़िया एकदम उड़ती रहती है, एकदम उड़ती रहती है, मधुमक्खी भी एकदम उड़ते रहते हैं। ठीक ना? तो ज्यादातर फूलों में क्या होता है? कीटों द्वारा क्या होता है? परागण की क्रिया होती है। लेकिन पक्षियों द्वारा भी होती है, पक्षी भी होती है, यानी चिड़िया वगैरह क्या होती है? बैठती हैं फूलों पे। हवाओं द्वारा भी होता है। अब सोचेंगे हवा से कैसे होता है? जैसे मान के चलिए आप 1-2 बीघा मतलब गेहूं बो दिए हैं, गेहूं या धान बो दिए हैं, तो गेहूं में कैसे परागण होगा? गेहूं में कैसे परागण होगा? अब ऐसा थोड़ी ना कि मधुमक्खी ढेर सारा पकड़ के ले जाएंगे और गेहूं में छोड़ देंगे, परागण करो, पॉलिनेशन करो, परागण करो। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। अब तो पता चला कि एक साल परागण करते में ही निकल जाएगा, तो गेहूं का आप खा भाई रोटी। जितने भी गेहूं या धान बोया जाता है बड़े पैमाने पे, तो उसमें हवाओं द्वारा परागण होता है, हवा के द्वारा होता है। देखिए जब हवाएं चलती हैं, जब गेहूं ऐसे लहरता है, तब परागकण कहाँ चला जाता है? वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। परागकण यानी कहाँ चला जाता है? वर्तिकाग्र में जाकर के सट जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। तब धान, जितने भी आप देखेंगे धान गेहूं बो जाता है, तो उन सब में परागण यानी पोलिनेशन कैसे होता है? तो हवा के द्वारा होता है। कैसे होता है? हवा के द्वारा होता है। अब पता चले मधुमक्खी या चिड़िया के द्वारा कराते रह जाएंगे, एक साल निपट जाएगा, इसे पता चले आप रोटी भी नहीं खा पाएंगे। ठीक ना? तो बड़े पैमाने जो फसलें बोई जाती है उसमें परागण कैसे होता है? तो हवाओं के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए
जल के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। जो जल में देखिए, जो पानी में जो फूल खिलता है उसमें किसके द्वारा होता है, तो जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, जल के द्वारा। अब आप सोचेंगे जो कमल का फूल खिलता है पानी में खिलता है, अरे बाबू लेकिन कमल के फूल में पॉलिनेशन परागण जल के द्वारा नहीं होता है, वो भंवरे या कीट के द्वारा ही होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पांचवा नंबर आपका जंतु के द्वारा भी होता है। जंतुओं द्वारा क्या होता है, परागण की क्रिया हो जाती है। आप देखेंगे जब गांव देहात का जब लड़का जाता है पार्क में घूमने, तो जब एक लाइन से जब फुलवारी लगा रहता है तो आदमी क्या करता है, एकदम हाथवा रगड़ते जाएगा, ये फुलवा पर लहराते जाता है, हाथवा से लहराते जाता है, फुलवा पर रगड़ते जाता है, तो क्या कर देता है, परागण कर देता है। क्या करता है, इसमें इसका उंगली में क्या सट देता है, फिंगर में आपको परागण सट जाएगा, और जब लहराते जाएगा तो वर्तिकाग्र में क्या होगा, वर्तिकाग्र में परागण चिपक जाता है। ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो जंतुओं के द्वारा भी क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक रेफ्लेसिया नाम का फूल होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल क्या होता है, रेफ्लेसिया। वो 40 किलो का होता है। रेफ्लेसिया फूल कितना केजी का होता है, 40 केजी का होता है। तो इसमें परागण पोलिनेशन कैसे होता है, तो हाथी करती है। क्या करते हैं, हाथी के द्वारा होता है। देखिए हाथी क्या करती है, अपने थुथुर से क्या करती है, फूल को चूस लेती है। क्या करती है, उसको चूस लेती है, और चूस करके दूसरे फूल में थुथुर सटा देती है, दूसरे फूल में थुथुर अपना सटा देती है। तो क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। क्या होता है, पोलिनेशन हो जाता है। इस फूल से थुथुर सटाएगी और थुथुर सटा करके दूसरे फूल में सटा देगी। ठीक ना, तो वो क्या हो जाता है, परागण हो जाता है, पोलिनेशन होता है। तो रेफ्लेसिया फूल में परागण परागण किसके द्वारा होता है, तो हाथी के द्वारा होता है। रेफ्लेसिया फूल जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा फूल होता है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल होता है, 40 किलो का फूल होता है। कितना होता है, 40 केजी का, समझिए उठबे नहीं करेगा। किसी के स्वागत में जब फूल छिड़कना होता है, रफलेसिया फूल लेते आइए, वो 40 किलो का होता है। और जब रफलेसिया फूल ऐसे छिड़क देंगे ना, ऐसे स्वागत करेंगे, तो वहीं धम दे गिर जाएगा, वहीं धम दे गिर जाएगा, क्योंकि 40 किलो का होता है। ये फूलवा कितना का होता है, 40 किलो का होता है। ठीक ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए परागण जो होता है, पोलिनेशन, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहला आपका होता है स्वपरागण। क्या होता है, जिसको हम सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, जो अपना खुद परागण करता है। देखिए दूसरा क्या होता है, पर परागण, जिसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। देखिए स्वपरागण समझिए, सेल्फ पोलिनेशन। देखिए इसमें क्या होता है, जो स्वपरागण होता है वो एक ही पौधे में परागण हो जाता है। जैसे मान के चलिए ये क्या आपका एक पौधा है, क्या है, एक पौधा है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका परागकोश है। तो परागकोश का दाना दाना जैसा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परागकण। तो क्या होता है, परागकोश के अंदर परागकण होता है। तो इसमें क्या होता है, परागकण जो होता है वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है, वर्तिकाग्र तक। कहाँ पहुंचता है, वर्तिकाग्र तक। तो जब एक ही पौधा में जब परागण की क्रिया होती है, पोलिनेशन की क्रिया होती है एक ही पौधा में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन। एक ही पौधे में पोलिनेशन के परागण की क्रिया हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण। दूसरा होता है आपका पर परागण। क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। इसमें अलग अलग पौधों द्वारा क्या होता है, पोलिनेशन की क्रिया होती है। एक पौधा अलग रहेगा, एक पौधा अलग रहेगा। जैसे मान के चलिए तितली हो गई या मधुमक्खी। मधुमक्खी कहाँ बैठ गई, परागकोश पे बैठ गई। कहाँ बैठ गई, परागकोश। और यहाँ से परागकण को कहाँ फंसा करके लेते गई, तो दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचा दी। दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचा दी। देखिए इसमें क्या होता है, मान के चलिए यहाँ मधुमक्खी बैठती है, परागकोश पे मधुमक्खी बैठती है, तो उसके बॉडी में क्या होता है, यानी शरीर में क्या होता है, परागकण चिपक जाता है। बैठ करके यहाँ से, यानी यहाँ से उड़ करके, यानी इसी पेड़ के, यानी इसी पौधे के वर्तिकाग्र पर बैठ जाती है। तो ये क्या हो जाता है, तो यानी एक ही पेड़ में हो रहा है, एक ही पौधे में हो रहा है इस क्रिया, परागण की क्रिया। तो इसको हम बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण। अब सिंपल भाषा में समझिए, गाँव के भाषा में। देखिए कि अगर एक ही गांव में शादी हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वपरागण। क्या बोलेंगे, स्वपरागण। अलग अलग गांव से शादी होता है, यानी हम क्या बोलेंगे, पर परागण। क्या बोलेंगे, पर परागण। जैसे मान चले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई एक ही गांव के है सब, शादी कर लिए, ऐसे शादी कर लिए, तो एक ही गांव के है सब, एक ही गांव में शादी हो गया, एक ही गांव में शादी हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वपरागण। क्या बोलेंगे, स्वपरागण। यानी एक ही पौधे में जब पोलिनेशन की क्रिया हो तो हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण। लेकिन दूसरे गांव से जब लड़की दूसरे गांव की है, लड़का दूसरे गांव के, तो अलग अलग गांव से जब शादी होती है, ब्याह होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर परागण। क्या बोलते हैं, पर परागण। इसी तरह से क्या होता है, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे में जब परागण की क्रिया होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, यानी पर परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप बताइए, परागण की क्रिया कहाँ होती है, तो वर्तिकाग्र पर होती है। परागण की क्रिया कहाँ होती है, तो वर्तिकाग्र पर होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। जब वर्तिकाग्र पर जब पराग
कण आता है तो यहाँ से डुगुर करके कहाँ गिर जाता है, तो आपका अंडाशय में गिर जाता है। कहाँ चला जाता है, अंडाशय में गिर जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक ही पौधे में पोलिनेशन हो गया, स्वपरागण। अलग अलग पौधे से पोलिनेशन की क्रिया होती है तो पर परागण। एक ही गांव में शादी हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तो स्वपरागण। अलग अलग गांव से शादी हुआ तो पर परागण। लड़का दूसरे गांव का है, लड़की दूसरे गांव की है, तो अब शादी हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं, पर परागण। क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब हम समझेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कैसे होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए, जब पराग कोश से पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। देखिए, अब पराग कण जो होते हैं वर्तिकाग्र से मात्र 2 पराग कण ही अंडाशय में नीचे उतर पाते हैं। 2 ही परागकण अंडाशय में नीचे आते हैं। कितना, 2। कितना आते हैं, 2 ही परागकण अंडाशय में। कितना परागकण आते हैं, तो 2 परागकण ही अंडाशय में पहुंचते हैं। कितना आते हैं, तो 2। तो नीचे उतरने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। जब वर्तिकाग्र से परागकण जब नीचे उतरते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो कितने परागकण नीचे यानी अंडाशय में नीचे आते हैं, तो 2। कितने आते हैं, 2। देखिए, जो आपका मादक जो अंडाणु होता है, अंडाशय होता है, सॉरी क्या होता है, अंडाशय, उसमें पहले से ही 3 अंडा होता है। कितना होता है, 3 अंडा होता है। कितना अंडा होता है, 3 अंडा पाया जाता है। ठीक है, सभी फूलों में 3 ही अंडा पाया जाता है। कितना, अंडाशय में कितना अंडा रहता है, 3 अंडा रहता है। ठीक है, परागकण कितना आता है, 2 आता है। कितना आता है, 2। बाकी परागकण ऊपर ही रह जाते हैं। 2 ही परागकण को नीचे उतरने की रास्ता होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब इसके पहले हम समझ लेते हैं कि युग्मक, युग्मनज और भ्रूण क्या होता है। देखिए, जब मेल का स्पर्म, यानी देखिए मेल वाला पार्ट क्या है, तो इसमें मेल वाला का यानी मेल का शुक्राणु की जगह पे यहाँ पे क्या है, तो आपका परागकण है। जैसे हम लोग का मेल का शुक्राणु होता है, इसी तरह से ये मेल का क्या है, तो परागकण है। और फीमेल का क्या है, अंडा है। देखिए, जब परागकण और अंडा जब अलग अलग रहते हैं, यानी मिलते नहीं है, अलग अलग रहते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, तो युग्मक बोलते हैं, यानी गैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, जब दोनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, तो आपका युग्मनज जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मक यानी युग्मनज यानी जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट। देखिए, जब परागकण जब अंडा से जब मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, युग्मनज बनाएगा। ठीक है, यही जाइगोट क्या होता है, धीरे धीरे विकसित होकर के क्या बनता है, तो आपका भ्रूण बन जाता है, इम्ब्रोय बन जाता है। क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। तो जाइगोट धीरे धीरे विकसित होकर के क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। और भ्रूण भी धीरे धीरे विकसित होकर के क्या बन, पूरे तरीके से जब विकसित हो जाता है तो क्या बन जाता है, एक बच्चा बन जाता है। अब इसमें तो बच्चा बनेगा ना, इसमें तो फल बनेगा। ठीक ना। देखिए, अब ध्यान से समझिए, बोर्ड पे ध्यान समझिए। कितना परागकण अंडाशय में पहुंचते हैं, तो मात्र 2 परागकण ही वर्तिकाग्र से यानी नीचे आते हैं अंडाशय में। ठीक है, 2 परागकण। ठीक है, तो 2 परागकण जो होता है उसमें से एक परागकण क्या करता है, एक अंडा से मिल जाता है, यानी निषेचित कर देता है। एक अंडा को क्या कर देता है, निषेचित कर देता है। और जब निषेचित करके मिल जाता है, बढ़िया से मिल जाता है, तो क्या बनाता है, जाइगोट युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। देखिए, एक परागकण किससे मिल गया, तो एक अंडा से मिल गया। और एक अंडा से मिल करके क्या बनाता है, तो युग्मनज बनाता है, जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। और यही जाइगोट क्या होता है, धीरे धीरे विकसित होकर के भ्रूण बन जाता है, इम्ब्रोय बन जाता है। क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। ठीक है, भ्रूण से धीरे धीरे विकसित होकर के क्या बन जाता है, तो फल का निर्माण हो जाता है। क्या बन जाता है, फल बन जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, और जो एक परागकण बचा है और 2 अंडा बचा है, तो ये तीनों मिल करके एक ग्रुप बना लेते हैं, समूह। क्या बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। देखिए, जब माँ के पेट में भ्रूण रहता है यानी इम्ब्रोय रहता है, तो उसको भोजन यानी पोषण कैसे मिलता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। कैसे मिलता है, प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। तो इसमें भी जो इम्ब्रोय बना है, भ्रूण बना है, तो इसको भी पोषण कैसे मिलता है, भ्रूण कोश से मिलता है। किससे मिलता है, इंडोस्पर्म से मिलता है। देखिए, ये जो बचा हुआ जो आपका एक परागकण था, ये तीनों मिल करके एक समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, तो भ्रूण कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंडोस्पर्म बोलते हैं, इंडोस्पर्म।
क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म होता है, भ्रूण कोष होता है, वह भ्रूण को क्या करता है, तो पोषण देता है। क्या करता है, पोषण यानी भोजन देता है। जैसे माँ के पेट में जब भ्रूण रहता है, इम्ब्रो रहता है, तो उसको खाना यानी पोषण कहाँ से मिलता है, तो माँ के प्लेसेंटा से मिलता है। कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा द्वारा भोजन पोषण मिलता है। ठीक है, इसी तरह से जो आपका भ्रूण बनता है, फल में क्या बनता है, सॉरी फूल में क्या जो भ्रूण बनता है, इम्ब्रोय बनता है, तो इसको पोषण यानी भोजन कैसे मिलता है, तो भ्रूण कोष से मिलता है, यानी इंडोस्पर्म द्वारा मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं आशा करता हूँ कि पूरा आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद। अब अगला टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।